सभी को राम राम। मैं बी.एस. पंवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला के बारे में विस्तार से पढ़ा था। भाग 1 इसका हमने पढ़ा था और उसके MCQ के प्रश्न भी हमने कवर किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला का भाग 2 और उसमें मध्यकाल जो हमारा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में रहा है उस दौरान की मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में हम विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चैनल पे आप ड्राइंग कमीशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है तो उसमें DM कमीशन के नाम से आप उसको देख करके पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। करीबन जो है उसमें 85-87 वीडियो बन चुके हैं ड्राइंग कमीशन से संबंधित, तो आप उन सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकाल। तो ये जो मध्यकाल है 700 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। गुर्जर परिवारों के समय वास्तुकला की बहुत उन्नति हुई। तो वास्तुकला की उन्नति जो है वो इस दौरान बहुत ज़्यादा हुई, 800 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच में जो है वो। और उस समय जो शासक था वो गुर्जर और परिवारों का शासन था। धार काल के उदाहरण ग्वालियर के तेली मंदिर, इंदौर के शिव मंदिर, नचना के चतुर्भुज महादेव मंदिर और कुल्लू के बशेश्वर महादेव, ठीक है जी, लाखा मंडल के जागेश्वर तथा गोपेश्वर आदि में बिखरे हैं। ये इतने सारे मंदिर है और ये इस काल के जो है वो सबसे अच्छे उदाहरण हमारे को मिलते। तो ये नाम आप लिख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं कि ये मंदिर जो है वो गुर्जर और परिहारों के समय में वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है और जो है वो 8वीं से 9वीं सदी के बीच में ही बने हैं। तो ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है कि किसके शासनकाल में बने हैं और उस दौरान जो है वो समय इनका क्या था। तो ये आपने ध्यान रखना है अच्छे से, इसको आप नोट कर लें और उसको अपने पास लिख लें। इस समय मूर्ति कला की बहुत उन्नति हुई है। जोर तथा आसपास के क्षेत्र में वर्धन तथा गुर्जर प्रतिहार कला के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बौद्ध तथा वैष्णव तीनों प्रकार के हैं, ठीक है जी। ये हर प्रकार के अवशेष जो है हमारे को इस समय में मिले हैं, मतलब किसी एक धर्म के नहीं है, हर धर्म के अवशेष जो हमें यहाँ पे मिले हैं। पल्लव इनका जो है 610 से 900 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है कि काल में चिने हुए वास्तु मंदिरों के अनुकरण पर मूर्ति निर्माण शैली में पर्वतों को बाहर तथा भीतर काट और काट कर वास्तु का रूप दिया जाने लगा। ये जो है वो पहाड़ को काटकर, पर्वतों को काटकर, पर्वतों को बाहर से और अंदर से पर्वतों को काटकर उसके अंदर तब जो है वास्तुकला का रूप उसमें दिया गया। उसमें मंदिर बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई। तो वो कैसे बनी है, पर्वत को बाहर से और भीतर से काट कर जो है वो उसमें आकृतियों का निर्माण किया गया, कला का जो है उसमें काम किया गया। इस नई शैली का प्रारंभ पल्लव नरेशों के समय महाबलीपुरम में किया गया। तो पल्लव नरेशों के समय ये काम किया गया जिसमें कि पहाड़ों को अंदर से और बाहर से काट कर काम किया गया, जिसका अनुकरण बाद में एलोरा के कैलाश मंदिर में भी हुआ। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके बाद बना है और उसका जो है वो अनुकरण वहाँ पे किया गया था। इसमें सप्तरत महाबलीपुरम जलशयन मंदिर तथा शिव मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर प्रमुख है। तो कांचीपुरम में जो कैलाश मंदिर है वो भी
इसी तरह से बनाया गया। और बाकी जो मंदिर हमने ऊपर पढ़े हैं ये भी सभी जो है वो लगभग उसी तरह से बनाए गए। पल्लव शैली में पाषाणों को काट कर कुछ अन्य मंदिर भी बनाए गए। पाषाणों में पत्थरों को काट कर कुछ और भी मंदिर बनाए गए हैं जो मंडप कहलाते हैं। वो जो है वो मंडप के नाम से कहलाते हैं। उनका नाम जो है मंडप जो उनको कहा जाता है। इनमें मूर्ति का प्रचुरता से उत्कीर्ण हुआ है। इस दौरान जो मूर्तियां बहुत ज़्यादा बनी हैं। चालुक्य वंश में मंदिरों के भीतरी भाग पहाड़ों को काटकर बनाए गए। तो चालुक्य वंश में भी यही कार्य किया गया है। पहाड़ों को भीतर से काटकर उसके अंदर जो है वो मंदिरों का निर्माण किया गया है। परंतु सामने के भाग पत्थरों की चिनाई से बनाए गए। तो जो मुख्य भाग है सामने का उसमें तो पत्थर की चिनाई की गई है। अंदर जो है वो पहाड़ को काट कर जो मंदिर बनाए गए, जिसमें बादामी गुफाएं, पंगकल मंदिर आदि प्रमुख है। ये जो मंदिर है वो प्रमुख बने हुए। बादामी में मूर्ति शिल्प भी उत्कीर्ण किए गए हैं। पश्चिमी दक्षिण में चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट शासकों की सत्ता स्थापित हुई। तो पश्चिम दक्षिण में जो है वो चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूटों ने शासन किया, उनकी सत्ता स्थापित हुई। ये राष्ट्रकूट शासक भी चालुक्यों के समान ही स्थापत्य व मूर्ति कला के महान आश्रयदाता थे। तो जैसे ही चालुक्यों ने जो है वो मूर्तियों को मूर्ति कला का आश्रय दिया था, वैसे ही राष्ट्रकूटों ने भी जो है उसको आश्रय दिया, उसको बनाना और उसका विकास करना इन्होंने भी जो है वो जारी रखा। इन्होंने भी उसमें जो अपनी रुचि बना के रखी। राष्ट्रकूट शासकों के काल में विशाल पहाड़ियों को काटकर गुफाओं और मंदिरों का निर्माण किया गया तथा उसके भीतरियों एवं अन्य भागों पर विशालकाय मूर्तियां उकेरी गई। तो इन्होंने भी जो है वो पहाड़ियों को काट कर गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किया और उनकी जो दीवारों पर जो छतों पर जो है वो विशालकाय मूर्तियां बनाई। राष्ट्रकूटों के काल में मुख्यतः एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी में मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो एलिफेंटा और एलोरा में जो है वो राष्ट्रकूटों के शासन में भी यहाँ पे काम हुआ। तो ये आपने नोट कर लेना है। एलोरा के बारे में बहुत पूछा जाता है, एलिफेंटा के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसके लिए विस्तार से हम अलग से पढ़ेंगे एलिफेंटा के बारे में, एलोरा के बारे में। अभी हम सिर्फ जो है ये जो है वो मूर्ति कला और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें इनका भी यहाँ पे नाम शामिल है। और आपने ध्यान रखना है कि चालुक्यों के समय में, राष्ट्रकूटों के समय में यहाँ पे काम हुआ है। 8वीं सदी के मध्य में 11वीं सदी के अंत तक, 8वीं सदी के मध्य और 11वीं सदी के बीच में जो है वो पाल शासक पूर्वी भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे। तो पाल शासक जो थे वो इस समय मुख्य जो है प्रमुख जो है वो राजनीतिक शक्ति थे, शासक थे। और इसके काल में प्रचुर मात्रा में प्रस्तर व धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो इस समय जो है वो धातु मूर्तियों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा जो 8वीं सदी की है विशेष प्रसिद्ध है। तो ये जो मूर्ति है ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पद्मपाणि बोधिसत्व के बारे में और अवलोकितेश्वर की बुद्ध की जो प्रतिमा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जो है अभी कलकत्ता संग्रहालय में जो है रखी हुई। पाल शासकों में ईंटों से निर्मित चापाकार एवं कोणीय मेहराब और कमानीदार छतें ही सबसे सुंदर मानी जाती हैं। तो इस दौरान जो छतें बनी हैं वो बहुत सुंदर बनी है और जो काम हुआ है वो ईंटों से निर्मित इस शासनकाल में काम हुआ है। स्मरण करने के लिए विशेष रूप से हमें बताया गया है, इसको आपने याद रखना है। प्रसिद्ध मंदिर और उनकी शैलियाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ये बहुत पूछा जाता है। नागर शैली है,
बसेर शैली और द्रविड़ शैली है। तो इनमें जो ये मंदिरों के नाम हम लेंगे, इनको आपने अच्छे से जो है ना वो अपने पास नोट कर लेना। सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है, ये नागर शैली में बना। नागर शैली में ही सारे मंदिर बने जिनके हम नाम लेंगे। जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, वो भी नागर शैली का बना हुआ है। कंदरिया महादेव खजुराहो का मंदिर है, ये भी इसी शैली का बना हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है, ये मंदिर बना हुआ है, ये भी इसी शैली का बना हुआ है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं बसेर शैली। अब बसेर शैली में कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ का जो है झांसी में ये मंदिर है, ये शैली का बना हुआ है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है उसमें कैलाश मंदिर कांची का कैलाश मंदिर है। अब आपने परेशान नहीं होना, एक कैलाश मंदिर एलोरा में है, एक कैलाश मंदिर कांची में है। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है वो द्रविड़ शैली का है, और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो शैली का है। तो ये आपने अच्छे से नोट कर लेना। रथ मंदिर है मामल्लपुरम में जो है वो बना हुआ है, रथ मंदिर है, ये भी द्रविड़ शैली का है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजौर में बना हुआ है, तो ये भी द्रविड़ शैली का। तो ये सभी मंदिर आपने नोट कर लेने हैं। केसरी तथा गंग शासन काल में उड़ीसा पूर्वी भारत का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। तो ये जो है 5वीं सदी से 13वीं सदी के बीच में केसर तथा गंग जो है यहाँ पे शासन काल हुआ है। और उड़ीसा में जो है, उड़ीसा जो है वो पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। इसके मुख्य उदाहरण भुवनेश्वर, कोणार्क तथा पुरी में हैं। बहुत अच्छे जो मंदिर यहाँ पे बना स्थापत्य कला का है वो भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी में इसके सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। नागर शैली का वास्तविक विकास उड़ीसा में विशुद्धतम रूप में हुआ है। विशुद्ध बहुत ज़्यादा शुद्ध रूप में जो काम हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है नागर शैली का। तो ये उड़ीसा और नागर शैली का जो संबंध है ये आपने, अगर नागर शैली के बारे में पूछा जाता है तो आपके दिमाग में एकदम उड़ीसा आना चाहिए। यदि उड़ीसा के बारे में पूछा जाएगा तो एकदम आपके दिमाग में नागर शैली आनी चाहिए। उड़ीसा में जो नागर शैली का विकास हुआ है। इस शैली में मंदिरों के बाहरी भाग को प्रचुरता से अलंकृत किया गया है। बाहरी जो भाग है उसको खूब जो है वो अलंकृत किया गया, खूब सजाया गया है। इन मंदिरों में देवी देवताओं के अतिरिक्त शाल, भंजिकाओं तथा नायिकाओं की गिनत सुंदर आकृतियां हैं। तो यहाँ पे जो है वो मंदिर और देवी देवताओं में मंदिरों की मूर्तियां तो है, ये शाल, भंगिताओं तथा नायिकाओं की भी बहुत ज़्यादा मूर्तियां बनाई गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल शासकों के समय निर्मित का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण खजुराहो के मंदिर है। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो बुंदेलखंड में चंदेल शासकों के समय बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आज हमारा है। इसमें बहुत सारे जो MCQ के प्रश्न हैं वो बन रहे हैं। और ये इनका जो चंदेल शासक है वो 10वीं से 11वीं सदी के बीच में इन्होंने यहाँ पे शासन किया। और खजुराहो जैसे इतने अच्छे मंदिर उस समय बने हैं। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों के तथा नागर शैली में निर्मित है। देखो ये कहाँ किस शैली में बने हैं, नागर शैली में बने हैं। और यहाँ पे वैष्णव के भी है, जैन के भी है, शैव के भी, सभी धर्मों के जो यहाँ पे मंदिरों का निर्माण हुआ है। यहाँ धार्मिक मूर्तियाँ, मिथुन आकृति, क्रीड़ारत सुंदरियाँ, युद्ध तथा पशु प्रतिमाओं का अंकन हुआ है। तो हर तरह की जो है यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है चंदेल शासकों के समय में। सौराष्ट्र और गुजरात में नागर शैली के मंदिरों का आकर्षक स्वरूप सोलंकी शासकों में, चालुक्य जो शासक थे उनको सोलंकी शासकों के नाम से बताया गया है, 10वीं सदी से 12वीं सदी के समय में मिलता है। तो जो सौराष्ट्र और गुजरात में नागर शैली के जो मंदिर है वो सोलंकी शासकों में, चालुक्य शासकों के समय में बने हैं और 10वीं से 12वीं सदी के बीच में यहाँ पे इनका निर्माण हुआ है। इन मंदिरों को प्रचुर रूप से अलंकृत किया गया है तथा रथिकाओं में मूर्तियां बनी हैं। इनके शिखर भी पर्याप्त अलंकारपूर्ण है। इनके जो शिखर है उसमें भी खूब ज़्यादा अलंकार हुआ है। सास बहु मंदिर, सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, आबू के मंदिर, बड़ा मंदिर आदि इस दृष्टि से
विशेष उल्लेखनीय हैं। तो आबू का जो मंदिर है, ये सभी मंदिर जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं इस शैली के लिए और इस शासनकाल में ये काम हुआ है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र कश्मीर में स्थापत्य का स्वर्णिम काल 8वीं और 9वीं शताब्दी में ललितादित्य और अवंतीवर्धन के शासनकाल में था। शासनकाल जो इनका था है, इस दौरान जो है वो उत्तरी भारत में खास करके कश्मीर में जो है वो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल माना जाता है, जिसमें रुद्रेश मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, अवंती स्वामी मंदिर प्रमुख है। ये जो मंदिर है ये कश्मीर में बने हैं और ये विशेष रूप से इसमें काम हुआ है। कश्मीर में विष्णु तथा शिव की मूर्तियां अधिक मिली है। तो इस दौरान जो है वो कौन सी मूर्ति अधिक मिली है? शिव और विष्णु की मूर्तियां। तो ये भी प्रश्न बनता है कश्मीर में किस देवता की मूर्तियां ज्यादा मात्रा में मिली है। इन मूर्तियों पर ग्रीक प्रभाव है, ये भी प्रश्न है कि इन मूर्तियों पर ग्रीक प्रभाव पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के में बैजनाथ, सिद्धनाथ, अल्मोड़ा आदि स्थानों में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इस दौरान खूब निर्माण हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हमें पाषाण, काष्ठ और धातु से बनी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इस दौरान जो हमें ये मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें कि पत्थर की भी है, लकड़ी की भी है और धातु की बनी मूर्तियां भी हमारे को हिमाचल प्रदेश में मिली है। तो हिमाचल तो हमारा अपना राज्य है, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे बैजनाथ का है, सिद्धनाथ मंदिर है, अल्मोड़ा के जो है ये मंदिर जो बने हुए हैं, ये उत्तरी पूर्व में जो भी मंदिर बने हैं ये तो है। तो इसको आप अच्छे से अपने पास नोट कर लें। 9वीं 11वीं सदी में दक्षिण भारत में चोलकालीन वास्तुकला में अलंकरण तथा सजावट अधिक हुई है। इस दौरान जो है वो सजावट जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में जो है वो किस पत्थर का प्रयोग ज़्यादा हुआ है मंदिरों में, तो ग्रेनाइट पत्थर का जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा हुआ है। चोल शासकों के चरम उत्कृष्ट के समय तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर तथा गंगैकोंडचोलपुरम में गजेंद्र चोल द्वारा निर्मित मंदिर है। तो ये जो मंदिर है वो गजेंद्र चोल द्वारा बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट इसमें काम हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें काम हुआ है। भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में दक्षिण भारत की धातु प्रतिमाओं का विशेष स्थान है। तो भारतीय मूर्तिकला में जो है वो दक्षिण भारत की जो धातु प्रतिमाएं बनी हैं उसका विशेष स्थान है। ये मुख्यतः ताम्र, पीतल तथा कांस्य की है, जिसमें कांस्य की नटराज मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है। तो ये धातुओं में जो मूर्ति बनी उसमें भी 3 धातु का प्रयोग हुआ है, ताम्र का, पीतल का और कांस्य का, जिसमें खासकर जो कांस्य की जो नटराज की मूर्ति है वो विशेष अपना स्थान रखती है। मुस्लिम व सल्तनत युग एवं आधुनिक काल जो कि 12वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में है, वो 1200 से 1700 तक भारत में तुर्क, मुगल तथा अन्य मुस्लिम शासकों के समय अनेक भवन निर्माण हुए, जिन्हें मुस्लिम वास्तुशास्त्र का उदाहरण माना जाता है। तो इस दौरान जो है वो मुसलमानों ने शासन किया भारत में और वास्तुशास्त्र में जो है इन्होंने, वास्तुकला में जो इन्होंने बहुत सारे भवनों का निर्माण इस दौरान हुआ है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के साथ ही कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। तो जैसे ही मुसलमानों ने यहाँ पे शासन किया वैसे जो है वो कला के क्षेत्र में भी यहाँ पे फर्क जो है वो पड़ गया, यहाँ पे परिवर्तन जो है ना शुरू हो गया। वास्तुकला के क्षेत्र में मुसलमानों के साथ आए अनेक वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक तकनीक पद्धतियों का प्रारंभ जो है वो मुसलमानों के शासन के बाद जो है भारत में हुआ।
जो सल्तनत का जब युग हुआ तो उस दौरान कौन कौन से जो है वो मंदिर बने या भवन बने या जो भी इमारतें बनी हैं वो आपने अच्छे से नोट कर लेना है। तो सल्तनत युग के स्मारकों में कुतुब मीनार और मस्जिद ये दिल्ली में बनी हुई है। बदायूं की मुख्य मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा ये बना हुआ है। अलाई दरवाजा ये दिल्ली में बना है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में जो है वो प्रमुख है, यहाँ पे जो ये बना हुआ है। मुस्लिम शासनकाल में विशाल भवनों, किलों आदि का निर्माण हुआ है। तो इस दौरान जो है वो भवनों का, किलों का ज़्यादा निर्माण हुआ है, जिसमें हुमायूं का मकबरा, यह स्मारक भारत में उभरी हुई दोहरी गुंबद का प्रथम नमूना है। पहली बार जो है वो दोहरे गुंबद वाला जो यहाँ पे एक काम हुआ है, ये पहला नमूना है जिसमें कि दोहरे गुंबद बनाए गए हैं। बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में है। एतमाद उद दौला ये आगरा में है। ताजमहल ये भी आगरा में बना हुआ है। दीन खास दिल्ली, लाल किला आदि विशेष प्रमुख है। तो ये जो है जितने भी हमने नाम पढ़े हैं ये सभी जो है वो विशेष रूप से प्रमुख है और ये जो है वो मुस्लिम शासन के समय में काम हुआ है। दक्षिण भारत के कुछ मंदिर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनको आप नोट कर लें। ये राजेश्वर मंदिर है, ये तंजौर में है। गंगेकोट चोलपुरम मंदिर ये तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर ये भी तंजौर में है। गोमतेश्वर बाहुबली ये कर्नाटक में है। सोमनाथपुरी मंदिर ये भी जो है वो दक्षिण भारत में है। हैलेबीड के हयसलेश्वर मंदिर ये भी जो है वो दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत के ये मुख्य मंदिर है, इनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। 18वीं सदी में भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। भारत में आई विदेशी जाति डच, फ्रांसीस, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों के साथ ही भारत में पाश्चात्य स्थापत्य शैली का प्रवेश हुआ और अनेक कारखानों, राज्यपालों के भवन, गिरजाघरों का निर्माण हुआ। जैसे ही भारत में विदेशी शासकों ने शासन किया है, यहाँ पे विदेशी शासकों ने, उसके साथ साथ जो यहाँ की स्थापत्य जो कला है उसके ऊपर भी पाश्चात्य शैली का प्रभाव रहा है और उन्होंने फिर अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे कारखाने बनाए, राज्यपालों के भवन बनाए, गिरजाघर का निर्माण किया, तो अपनी शैली में इन्होंने यहाँ पे काम किया। आधुनिक काल में अंग्रेजों के शासन में स्थापत्य में कॉलोनियल शैली का विकास हुआ। तो जो कॉलोनियल शैली है इसका विकास अंग्रेजों के शासनकाल के बाद यहाँ पर हुआ है। भारत में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में निर्मित इस काल के भवन गोथिक, रोमन और विक्टोरिया युग की स्थापत्य शैली के मिश्रण के आधार पर निर्मित किए गए और स्थापत्य में लोहे की छड़ी, गार्डरों, कंक्रीट और सीमेंट का उपयोग किया जाने लगा और एक नई स्थापत्य शैली का उद्भव हुआ। तो इस दौरान, इससे पहले जो है वो कंक्रीट से जो है ना कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता था या सीमेंट से कोई काम नहीं होता था, लोहे से कोई काम यहाँ पे नहीं किया जाता था। इनके शासनकाल के बाद जो है यहाँ पे इस तरह के काम होने शुरू हुए हैं। इस काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में भी जो कार्य हो रहा था वह अंग्रेजों के प्रोत्साहन के फलस्वरूप निर्मित किया जा रहा था। इस दौरान जो अंग्रेजों ने जिस चीज़ को प्रोत्साहन किया उसी में जो है यहाँ पे कार्य जो है वो हुआ है। इस काल में मूर्तियों पर विदेशी यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। जो मूर्तियाँ यहाँ बनी है उसमें विदेशी यथार्थवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। यथार्थवाद के बारे में हम विस्तार से अलग से जो एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मूर्तियाँ बाग बगीचों व घरों की शोभा बढ़ाने वाली होती थी। बंगाल में पुनर्जागरण के फलस्वरूप मूर्ति कला के क्षेत्र में भी नव जागृति का प्रभाव आना प्रारंभ हुआ। तो बंगाल में जो पुनर्जागरण का जो काम हुआ था, अपनी कला को जो है पुनर्जागृत उन्होंने किया था, उसके बाद जो है वो मूर्ति कला के क्षेत्र में भी नवीन जागृति जो है वो पैदा हो गई थी।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था मध्यकाल में स्थापत्य और मूर्तिकला के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मेरा उत्साह बना रहता है। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।